एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है मैं निर्दोष हूँ। यूपी पुलिस से निकाले गए 17,000 पुलिसकर्मियों में से एक नौजवान की कहानी है ये। उम्मीद है पसंद आएगी। पिंटू तालाब के किनारे बैठा पानी में कंकर फेंक रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था। न जाने क्या होगा, सारी मेहनत बेकार हो गई। अचानक रूपी ने पीछे से आकर पिंटू की आंखें बंद कर ली और कहा, बताओ तो कौन है? मुझे परेशान मत करो, घर चली जाओ रूपी। पिंटू ने रूखे स्वर में और बोझिल मन से कहा। इतना सुन रूपी पिंटू के पास बैठ गई और समझाते हुए बोली, देखो पिंटू, दुख मानने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। मगर कैसे भूल जाऊं रूपी? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अपनी इस बर्बादी को भूल पाना इतना आसान है क्या? तुम तो जानती हो रूपी, मेरा बचपन से ही यह सपना रहा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूं। जब मेरे साथ के बच्चे खेलते थे तब मैं पढ़ाई करता था या एक्सरसाइज किया करता था ताकि मैं पहली ही भर्ती में चुन लिया जाऊं। चाचा जी और बड़े भैया हमेशा मेरा विरोध किया करते थे। वो कहते थे कि हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि नौकरी के लिए रिश्वत दे सकें। आज के समय में बिना रिश्वत नौकरी नहीं मिलती। वो कहते थे कि अपनी हैसियत पहचानो और कोई काम धंधा करो। हम मजदूर लोग हैं। सभी मेरे विरोध में खड़े थे, मगर केवल माँ ही ऐसी थी जो हमेशा मेरा साथ बंधाती थी। माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा तुम मेहनत कर, तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। माँ का यही विश्वास मुझसे एक नई शक्ति का जोश भर दिया करता था। मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च भी अपने आप ही उठाया ताकि किसी पर बोझ न बन सकूं। मेहनत से पढ़ाई की और 12वीं पास करके माँ के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन गया। कितना खुश था मैं। सोचा था अब तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। मगर मेरी यह खुशी टिक न सकी और चुनाव के बाद सरकार बदल गई। नई मुख्यमंत्री ने गद्दी पर बैठते ही 17,000 पुलिस कर्मचारियों को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट और नई सरकार कहती है यह भर्ती असंवैधानिक थी। मैं पूछता हूँ, यह भर्ती की जा रही थी तब हाईकोर्ट किस नींद में सो रहा था? तब यह प्रशासन कहाँ था? जानती हो रूपी, जब पुलिस भर्ती से निरस्तीकरण की खबर आई हम लोगों को, तो हम लोग पागल से हो गए। मेरे एक साथी जो मेरे साथ ही मुरादाबाद थाने में ड्यूटी पर था, उसने तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसकी जान बचाई। उसने रिश्वत देने के लिए 1 लाख रुपए महाजन से कर्ज ले रखे थे। नौकरी छूटने पर इतनी बड़ी रकम वह कहाँ से चुकाएगा? घर में बीमार बाप है, जवान कुंवारी बहन है जिसकी शादी करनी है, वह कैसे करेगा? यह सब बिना नौकरी। उसने सोचा यदि मैं मर गया तो सरकार जो पैसा सहानुभूति के रूप में देगी उससे बहन की शादी हो जाएगी। यदि मैं जिंदा रहा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, और यदि मर गया तो मैं अपने कर्ज के साथ साथ अपने फर्ज को भी निभा सकता हूँ। यही सोचकर उसने मरने की कोशिश की, मगर हम लोगों ने उसे बचाकर उसकी मुसीबतें बढ़ा दी। वो नरेश जिसकी शादी 4 ही दिन बाकी थे, नौकरी क्या छोटी बेचारे की शादी भी टूट गई। और वो रामलखन की लड़की ज्योति, वो भी तो उत्तर प्रदेश पुलिस से निकाली गई थी। इस भर्ती में जितनी लड़कियां भर्ती की गई, ज़्यादातर पर यह आरोप था कि उन्होंने बड़े अधिकारियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तब उन्हें पुलिस की नौकरी मिली। बेचारी ज्योति अपनी इज्जत और नौकरी दोनों गंवा बैठी। उस पर लोगों ने ताने जो गोली से भी घातक थे, लोगों के ताने सुन सुनकर उस बेचारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कभी कभी दिल में आता है कि इस सिस्टम को आग लगा दूं, मगर फिर शपथ याद आती है जो ट्रेनिंग पूरी होने पर हमने ली थी कि देश के कानून की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य होगा। मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है रूपी? मैं क्या करूं?
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डरने लगा हूँ अपने आप से, कहीं मैं आक्रोश में कोई गलत काम न करने लगूँ। इतना कहकर पिंटू की आंखों में आंसू भर आए। सब ठीक हो जाएगा पिंटू, दुखी मत हो। पिंटू का सर अपने सीने पर रखते हुए रूपी बोली, पिंटू तुम फिर कोशिश करना, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। आंसू पोंछते हुए पिंटू बोला, पहले तो माँ थी जो मेरा साथ देती थी, अब तो माँ भी नहीं रही। जब से माँ गुजरी है तब से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। परिवार वाले तो पहले से ही मेरे खिलाफ थे, अब तो भाभी और भैया दोनों ही कहने लगे हैं कि कोई काम तलाश कर लो, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। सोचता हूँ काम छोड़कर कहीं चला जाऊँ। ऐसा ना करना पिंटू, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इसी तालाब में डूब मरूंगी। रूपी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, रूपी समझने की कोशिश करो, मैं इस काबिल नहीं रहा कि तुम्हारा साथ निभा सकूं, तुम्हारा हाथ थाम सकूं। तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो और मैं कुछ भी नहीं। यदि नौकरी न छूटती तो तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ जरूर मांगता। रूपी मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, मुझे भूल जाओ। इतना कहकर पिंटू खड़ा होकर चल दिया। पिंटू की बातों ने रूपी का दिल चकनाचूर कर दिया था। एक और जोर की आवाज़ आई, जैसे पानी में कुछ गिरा हो। पिंटू ने मुड़कर देखा तो रूपी कहता हुआ दौड़कर तालाब की ओर दौड़ पड़ा। रूपी को तालाब से निकालकर पिंटू ने उसकी जान तो बचा ली। तुम जानती हो पिंटू, मुझे तैरना नहीं आता। आज तो तुमने मुझे बचा लिया, मगर जो तुम चले गए तो कल कोई बचाने नहीं आएगा। इतना कहकर रूपी पिंटू से लिपट कर रोने लगी। पगली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं जिंदा रह पाता? पिंटू ने रूपी के आंसू पोंछते हुए कहा। मगर रूपी, पहले मुझे कुछ बन जाने दो, फिर तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करूँगा। एकाएक रूपी बोली, पिंटू तुम कोई अपना काम कर लो, मेरे पास 20,000 रुपये हैं जो मेरे पापा ने मुझे दे रखे हैं। तुम उनसे कोई अच्छा सा काम कर लो, अगर और रुपयों की ज़रूरत पड़ी तो मैं पिताजी से दिलवा दूंगी। पिताजी भी तो तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। नहीं, मैं इतना खुर्दगर्ज नहीं हूँ रूपी कि तुम्हारे प्यार के फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करूं। नहीं रूपी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, पिंटू ने आक्रोशित मन से कहा। तो एक रास्ता और है, वह यह है कि तुम हमारी कुछ ज़मीन ठेके पर ले लो और फसल उगाओ। वैसे भी पिताजी सारी ज़मीन ठेके पर ही देते हैं, रूपी ने कहा। और इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी, काम भी मिलेगा, हम दूर भी नहीं होंगे और तुम किसी पर बोझ भी नहीं बनोगे। पिंटू मुस्कुराते हुए, हाँ यह ठीक रहेगा। पिंटू ने रूपी के पिता सुरेंद्र त्यागी से बात की तो वह खुशी खुशी मान गए और 50 बीघा ज़मीन पिंटू को ठेके पर दे दी, ट्यूबवेल और बैलगाड़ी भी। पिंटू खुशी खुशी अपनी खेती कर रहा था, साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और अगली पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रहा था। अब पिंटू के परिवार में सभी सदस्य पिंटू के गुण गाते नहीं थकते थे। पिंटू और रूपी बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक दिन जब पिंटू खेतों में पानी चला रहा था तो कुछ नकाबपोश आदमी उसकी ट्यूबवेल में आ घुसे। पिंटू ने उन्हें बाहर निकालना चाहा मगर असफल रहा। इस झगड़े के बीच एक नकाबपोश का नकाब चेहरे से हट गया। तब एकाएक पिंटू चौंक गया। बबलू, तुम? बबलू जो पास ही के गांव का लड़का था, जो पिंटू के साथ ही पुलिस में भर्ती हुआ था तथा दोनों एक ही थाने मुरादाबाद में ड्यूटी पर थे। बबलू भी पिंटू की तरह ही बिना रिश्वत के भर्ती हुआ था, मगर फिर भी नौकरी से निकाल दिया गया। पिंटू ने पूछा, सब ठीक तो है? आज इतने दिनों बाद मिले हो और वो भी इस हाल में, और ये लोग कौन हैं? पिंटू चौंकता हुआ पूछता है। इतने में चेहरों से नगाह हटते चले गए। विनोद, यामीन, नीरज, प्रवीण, तुम सब एक साथ? ये सभी लड़के पुलिस से निकाले गए नौजवान थे।
हाँ, बबलू ने उत्तर दिया। हाँ विनोद, जिसने भर्ती होने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे, जिस कारण इसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, अब बेरोजगार है। ये यामीन जिसे अपनी 2 बहनों की शादी करनी है, मगर घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। इसने सोचा कि नौकरी लग गई और बड़े घरों में बहनों का रिश्ता तय कर दिया। अब दहेज के लिए कुछ रुपए तो चाहिए। यह नीरज, जिसे बैंक का वह कर्ज चुकाना है जो उसके पिताजी ने कारोबार करने के लिए लिया था, उधर कारोबार ठप हो गया, इधर बेटा नौकरी से निकाल दिया गया। ये प्रवीण, इसे अपनी गिरवी ज़मीन छुड़ानी है। सोचता था तनख्वाह से हर महीने महाजन का कर्ज दे दूंगा, अब नौकरी नहीं तो तनख्वाह कैसे। इसका मतलब कि तुम सभी लोग कुछ गलत काम करने लगे हो, पिंटू ने पूछा। हाँ, यामीन ने कहा, हम लोगों ने बैंक लूटा है, जिसमें एक मैनेजर और एक सेठ भी मरे। इतना सुन पिंटू घबरा गया और बोलो, देखो यह सब गलत है, जो हुआ सो हुआ, सरकार ने तो हम लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, अब तुम लोग क्यों खुद को दुश्मन बन बैठे हो। देखो यह सब छोड़ दो। पिंटू इन लोगों को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही विनोद ने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। सारा जंगल गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। कुछ देर बाद जब फायरिंग बंद हुई तो पिंटू, जिसके एक हाथ में एक गोली लग चुकी थी, उसने देखा उसके सारे साथी मारे गए थे। वह घायल था, मगर पुलिस के हाथों में पिंटू चिल्लाने लगा, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं इनके साथ नहीं था, मैं तो अपने खेतों में पानी चला रहा था। मगर किसी ने पिंटू की एक न सुनी। पिंटू को थाने ले जाया गया। हर जगह यह चर्चा आम हो चुका था कि पुलिस के निकाले गए इन लड़कों का सरदार पिंटू है। पिंटू चीख चीख कर खुद को निर्दोष बता रहा था, मगर साबित हो चुका था कि लूट में शामिल सभी लड़के पुलिस से निकाले गए नौजवान हैं। पिंटू भी उन्हीं में से एक है। पिंटू को बचाने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। पिंटू भरी अदालत में चीखता रहा, जज साहब मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, जज साहब मैं निर्दोष हूँ। मगर किसी ने इस निर्दोष की बातों पर विश्वास न किया और अदालत ने पिंटू को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह खबर सुन मानो रूपी पागल हो गई। वह जहाँ बैठी थी वहाँ बैठी जड़ हो गई। उधर पिंटू भी जेल में पागलों की तरह रहता, न किसी से बोलता, न कुछ खाता, न पीता। लगता है वह कुछ दिन तक ही नहीं जी पाएगा। इधर रूप भी जिंदा होते हुए भी किसी मुर्दे की तरह संवेदनशील हो चुकी थी। शायद सब कुछ खत्म हो चुका था।